good morning everyone. This is our SST class for class 10 and first chapter is going on Glorious India from beginning to 1206. In this video we will study about the successor of Ashoka. Successors of Ashoka. हम लोग अशोका के सक्सेसर्स का मतलब होता है उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अशोका के बाद में कौन कौन से रूलर्स ने कौन कौन से रूलर्स हुए मौर्य डायनेस्टी में जिन्होंने मगध पर रूल किया। एंड जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड वो होगा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ मौर्य डायनेस्टी। ओके बेटा, वैसे तो मैंने ये जो टॉपिक है लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, बट उसमें थोड़ी वॉइस कम थी, सो आई एम रिपीटिंग अगेन दिस टॉपिक, सक्सेसर्स ऑफ अशोका। अशोका के बाद में जो सक्सेसर हुआ या जो किंग बना वो था कुनाला। ओके, आफ्टर अशोका कुनाला बिकेम द किंग ऑफ मगध। कुनाला कौन क्या बना? किंग बना। कुनाला बिकेम द किंग आफ्टर अशोका। तो अशोका के बाद जो किंग बना वो कौन था? कुनाला। आफ्टर अशोका कुनाला बिकेम किंग एंड ही हैड बीन डिस्क्राइब्ड एज धर्मा विवर्धना, और इसको धर्मा विवर्धना के नाम से डिस्क्राइब किया गया है इन दिव्य वंदना। एक दिव्य वंदना बुक है, उसमें इनको क्या नाम दिया गया है? धर्मा विवर्धना। इनको धर्मा विवर्धना के नाम से डिस्क्राइब किया गया है इन दिव्य वंदना। दिव्य वंदना इज द नेम ऑफ अ टेक्स्ट। एक टेक्स्ट यानी बुक का नाम है, उसमें कुनाला को क्या नाम दिया गया है? धर्मा विवर्धना। और अकॉर्डिंग टू तारानाथ, तारानाथ वॉज अ हिस्टोरियन। अकॉर्डिंग टू तारानाथ, son of Ashoka, named वीर सेना। तो अशोका के एक बेटे थे जिनका नाम क्या था? वीर सेना। हैड बीन एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गंधार। ये एक इंडिपेंडेंट रूलर बने थे गंधार के। गंधार क्या है? गंधार इज द नेम ऑफ टेरिटरी। एट प्रेजेंट इट कम्स इन द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये जो गंधार टेरिटरी है, ये जो किंगडम है, प्रेजेंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये टेरिटरी आती है। तो अकॉर्डिंग टू तारानाथ सन ऑफ अशोका, तो अशोका के एक बेटे जिसका नाम वीर सेना था, ओके, वॉज एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गंधार। तो गंधार कहाँ पर सिचुएटेड है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। एक और चीज कहना चाहूंगी कि जो कुनाला था, कुनाला जो रूलर था वो ब्लाइंड था। एज कुनाला वॉज ब्लाइंड, सो ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, जब ये ब्लाइंड था तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कौन करता था? तो ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क वॉज इन द हैंड्स ऑफ हिज सन। तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो है वो इसके बेटे के हाथ में था, और उस बेटे का नाम क्या था? सांप्रति। सांप्रति क्या नेम था बेटा? सांप्रति। तो कुनाला वॉज ब्लाइंड। कुनाला क्या था? ब्लाइंड था। सो ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स वर इन द हैंड्स ऑफ सन ऑफ कुनाला नेम्ड सांप्रति। कुनाला के बेटे का नाम सांप्रति था, और सारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कौन करता था? सांप्रति करता था, बिकॉज कुनाला वॉज ब्लाइंड। अब एक चीज और है, एक और बेटा था कुनाला का जिसका नाम था दशरथ। क्या नाम था बेटा? दशरथ। हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। कुनाला सन, इनके एक बेटे थे जिसका नेम क्या था? दशरथ।
दशरथ इनके बेटे का नाम था। ओके, एंड हु ऑल्सो रूल्ड ओवर मगध, और इन्होंने भी मगध पर रूल किया था, यानी कि कुणाला के बेटे दशरथ ने भी मगध पर रूल किया। एंड ही गेव नागा अर्जुन केव, और दशरथ ने ही नागा अर्जुन केव को चैरिटी में दे दिया था अपने डिपेंडेंट्स यानी कि अपने आश्रितों को। ओके, तो ये सक्सेसर्स हमने पढ़े। सक्सेसर्स को मैं रिपीट कर रही हूँ। आफ्टर अशोका कुणाला बिकेम द रूलर। ओके, अशोका के बाद में कौन बना? कुणाला बना। एंड ही हैड बीन डिस्क्राइब्ड धर्मा विवर्धना, और इनको किस नाम से डिस्क्राइब किया गया है? धर्मा विवर्धना इन दिव्य वंदना। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन तारानाथ, एक हिस्टोरियन रहे हैं तारानाथ ने, उन्होंने ये कहा है कि सन ऑफ अशोका, जिसका नेम वीरसेना था, वो एक इंडिपेंडेंट रूलर थे। कहाँ के? गंधार के। एज कुणाला वॉज ब्लाइंड, कुणाला क्योंकि अंधे थे, सो ऑल द वर्क्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर इन द हैंड्स ऑफ हिज सन नेम सांप्रति। तो जब ये इनके रूलिंग टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कौन करता था? इनके बेटे सांप्रति करते थे। और कुणाला के ही एक सन जिनका नाम दशरथ था रूल्ड ओवर मगध, इन्होंने भी मगध पर रूल किया था। एंड ही हैड गिवन नागा अर्जुन केव, और इन्होंने नागा अर्जुन केव को क्या दिया था? चैरिटी में दे दिया था। नाउ हम लास्ट रूलर की बात करते हैं। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे बृहद्रथा। कौन थे बेटा? बृहद्रथा, लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। आंसर क्या है? बृहद्रथा। क्या नाम है बेटा? बृहद्रथा। तो आपको ये नेम रिमेंबर रखना है। बृहद्रथा वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। ओके, एंड तो एंड ही वॉज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा। और इनका जो है मर्डर है, या इनको जो मार दिया था, किसने मार दिया था? पुष्यमित्र शुंगा ने। पुष्यमित्र शुंगा कौन था? पुष्यमित्र शुंगा वॉज अ ब्राह्मण मिनिस्टर ऑफ बृहद्रथा। याद रखना है आपको, लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी वॉज बृहद्रथा, एंड ही वॉज एसेसिनेटेड बाय हिज ब्राह्मण मिनिस्टर नेम्ड पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा ने ही बृहद्रथा को मार दिया था। ओके, एंड इन्होंने इस तरह से मौर्य डायनेस्टी का एंड हो गया। एंड ही फाउंडेड शुंगा डायनेस्टी, और पुष्यमित्र शुंगा ने शुंगा डायनेस्टी को क्या किया? फाउंड किया, या उसकी नींव रखी। तो फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य, फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी और फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी वॉज चंद्रगुप्त मौर्य, एंड लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी वॉज बृहद्रथा। ही वॉज किल्ड बाय हिज ब्राह्मण मिनिस्टर। इसी के ब्राह्मण मिनिस्टर ने ही, इसी के किसी एक ब्राह्मण मंत्री ने, मिनिस्टर ने ही इसे एसिसिनेट कर दिया था या मार दिया था। whose name was पुष्यमित्र शुंगा, एंड पुष्यमित्र शुंगा फाउंडेड शुंगा डायनेस्टी। तो इस तरीके से हमने मेजर रूलर्स पढ़े मौर्य डायनेस्टी के, और उसके बाद में सक्सेसर एंड फॉल ऑफ मौर्य डायनेस्टी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। हम क्या पढ़ेंगे? मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। तो अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम, किस तरीके का? अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम, अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम। A centralized government system was established first time in India. इंडिया में पहली बार सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया ड्यूरिंग मौर्य पीरियड, यानी कि मौर्य पीरियड के टाइम पर ही या मौर्य रूलर्स ने ही पहली बार इंडिया में सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम को एस्टैब्लिश किया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था? सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम। हाँ, किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था? सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम।
तो अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम वॉज स्टैब्लिश्ड। मौर्य पीरियड में किस तरीके का गवर्नमेंट सिस्टम स्टैब्लिश किया गया था? सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम वॉज स्टैब्लिश्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं कि जो जितने भी पावर्स थे वो किसके हाथों में थे? किसके हाथों में थे? किंग्स के हाथों में थे। कि इवन आफ्टर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ किंग, कि राजा के हाथ में ही, मौर्य पीरियड में जो राजा हुआ करता था उसी के हाथ में ही सारे पावर का सेंट्रलाइजेशन होता था, यानी कि ऑल पावर वर इन द हैंड्स ऑफ किंग, बट ही वॉज नॉट ऑटोक्रेटिक। हमारी बुक में एक वर्ड आया है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है क्रूल, लेकिन वो अत्याचारी नहीं था। ऑटोक्रेटिक मीन्स क्रूल, वो अत्याचारी नहीं था। मतलब सारे पावर उसके हाथ में होने के बावजूद भी, इवन आफ्टर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ किंग, यानी कि पावर का किंग के हाथों में केंद्रित होना, सेंट्रलाइज होने के बावजूद में वो ऑटोक्रेटिक नहीं था। ठीक है। किंग यूज्ड टू अपॉइंट, किंग क्या करता था? अपॉइंट करता था। किसको अपॉइंट करता था? चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर, और किसको अपॉइंट करता था? प्रिस्ट को। किसको करता था बेटा? प्रिस्ट, यानी कि पुजारी को और जो मुख्य जो मंत्री होता था चीफ मिनिस्टर, इन दो को अपॉइंट करता था किंग। किंग यूज्ड टू अपॉइंट या किंग अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर एंड प्रिस्ट आफ्टर ड्यूली चेकिंग देयर कैरेक्टर एंड क्वालिफिकेशन। किसके चेक करने के बाद में? इनका कैरेक्टर और क्वालिफिकेशन चेक करने के बाद में। तो क्या चेक होता था इनका? कैरेक्टर एंड क्वालिफिकेशन। तो इनका कैरेक्टर और क्वालिफिकेशन चेक करने के बाद ही देवर अपॉइंटेड बाय किंग, तभी इनको किंग क्या करता था? अपॉइंट करता था। और ये प्रोसेस क्या कहलाता था? उपाधा परीक्षा। क्या कहलाता था बेटा? दिस प्रोसेस वॉज नॉन एज, ये प्रोसेस क्या कहलाता था? उपाधा। उपाधा मतलब पोस्ट, उपाधि, परीक्षा। तो उपाधा परीक्षा क्या होता है? उपाधा परीक्षा क्या होता है? आई एम टेलिंग यू, उपाधा परीक्षा को क्या कैसे डिस्क्राइब करेंगे? या हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन अगर यहाँ से पुटअप होता है कि व्हाट वाज द उपाधा परीक्षा और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द उपाधा परीक्षा, तो हम क्या लिखेंगे? किंग अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर एंड प्रिस्ट आफ्टर ड्यूली चेकिंग देयर कैरेक्टर एंड क्वालिफिकेशन, कि भाई उनके क्वालिफिकेशन और कैरेक्टर को चेक करने के बाद ही कि भाई वो क्या योग्य हैं उस पोस्ट के लिए, क्या वो क्वालिफाई कर सकते हैं और उनका कैरेक्टर कैसा है। इन दोनों बातों को चेक करने के बाद ही उनको उनकी पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता था। और ये एग्जामिन करना या चेक करना ही क्या कहलाता था? उपाधा परीक्षा कहलाता था। सो आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ उपाधा परीक्षा। उपाधा परीक्षा क्या होता है? किंग यूज्ड टू अपॉइंट चीफ मिनिस्टर एंड प्रिस्ट। रिपीट करेंगे मेरे साथ में, किसको अपॉइंट करता था? चीफ मिनिस्टर एंड प्रिस्ट को, आफ्टर ड्यूली चेकिंग देयर कैरेक्टर एंड क्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन और कैरेक्टर को चेक करके, एंड दिस प्रोसेस वाज नोन एज उपाधा परीक्षा। ओके। एक चीज और है, कौटिल्य हैड डिस्क्राइब्ड 7 कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट। कि स्टेट्स के कितने कंपोनेंट्स बताए हैं? 7। कौटिल्य कितने 7 कंपोनेंट्स बताए हैं? हैड डिस्क्राइब्ड 7 components of the स्टेट। एक स्टेट के मतलब एक राज्य के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितने अंग होते हैं? ठीक है। तो बताया सबसे पहले राजा, फर्स्ट कंपोनेंट राजा, सेकंड अमात्य, थर्ड जनपदा, फोर्थ दुर्ग, फिफ्थ कोशा यानी कि कोश, 6
मित्रा, 7 सेना। तो ये 7 कंपोनेंट्स किसने डिस्क्राइब किए हैं स्टेट के? कौटिल्य ने किया है। तो हम लोग इसको, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वर 7 कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट्स, सॉरी, हाउ मेनी कंपोनेंट्स हैड बीन डिस्क्राइब्ड बाय द कौटिल्य, कि कितने कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट्स के कितने कंपोनेंट्स कौटिल्य ने डिस्क्राइब किए हैं। तो क्वेश्चन क्या है? 7 कंपोनेंट्स हैड बीन डिस्क्राइब्ड ऑफ द स्टेट बाय द कौटिल्य। तो फर्स्ट, राजा, अमात्या, जनपदा, दुर्गा, कोशा, मित्रा, सेना। अंडरस्टूड? तो हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट हैड बीन डिस्क्राइब्ड बाय द कौटिल्य। तो कौटिल्य ने एक स्टेट के कितने कंपोनेंट्स बताए? 7। राजा, ओके, राजा के बाद में है अमात्या, अमात्या के बाद में है जनपदा, दुर्गा, कोशा, मित्रा एंड सेना। दीज वर 7 कंपोनेंट्स। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। हमने बात की है कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था? सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम। किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था? सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम था, और सारा पावर गवर्नर किंग के हाथ में होने के बावजूद भी ही वॉज नॉट एन ऑटोक्रेटिक, वो कोई अत्याचारी नहीं था। किंग जब चीफ मिनिस्टर्स और प्रिंस को अपॉइंट करता था तो उनका कैरेक्टर एंड क्वालिफिकेशन चेक करके करता था, और इस प्रोसेस को उपाधा परीक्षा कहते थे। और एक स्टेट के कितने कंपोनेंट्स बताए हैं कौटिल्य ने? 7 बताए हैं। राजा, अमात्या, जनपदा, दुर्गा यानी कि दुर्ग किला, कोशा और मित्रा एंड सेना। दीज वर द 7 कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट। उसके बाद में हम लोगों ने बताया जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको हम डिवाइड कर सकते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? मौर्य पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद में है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, आफ्टर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में, सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड सिटी। सबसे पहले हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कितने डिपार्टमेंट्स थे। ओके, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन 18 डिपार्टमेंट्स। कितने डिपार्टमेंट्स थे? 18 डिपार्टमेंट्स। 18 डिपार्टमेंट्स जिनको क्या कहा जाता था? तीर्था। क्या कहा जाता था बेटा? तीर्था, यानी कि डिपार्टमेंट्स को क्या कहते थे उस टाइम? तीर्था। तो 18 डिपार्टमेंट्स हैड बीन डिस्क्राइब्ड इन द कौटिल्यस अर्थशास्त्र। कौटिल्य की एक फेमस बुक रही है अर्थशास्त्र। तो हमें इसको भी याद रखना है कि बुक रिटन बाय द कौटिल्य, कौटिल्यस जो बुक है उनका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। तो इनकी बुक है, जिन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में टोटल 18 डिपार्टमेंट्स के बारे में लिखा है, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कितने डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे? 18 डिपार्टमेंट्स। और इन 18 डिपार्टमेंट्स को क्या कहा जाता था? तीर्था। द प्रेसिडेंट ऑफ दीज डिपार्टमेंट, इन 18 डिपार्टमेंट्स की जो क्या थे? प्रेसिडेंट थे। द प्रेसिडेंट का मतलब हो गया जो हेड होता था, जो हेड होते थे इन डिपार्टमेंट के, दे वर कोल्ड, उनको क्या कहा जाता था? महामत्या। का क्या कहा जाता? द प्रेसिडेंट ऑफ दीज तीर्थास was called महामत्या। का क्या कहा जाता था बेटा?
महामत्या। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हमें क्या लिखना है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हमें ये लिखना है कि 18 डिपार्टमेंट्स, टोटल कितने डिपार्टमेंट्स होते थे? 18 डिपार्टमेंट्स वर कॉल्ड तीर्था। 18 डिपार्टमेंट्स को क्या कहा जाता था? तीर्था कहा जाता था। एंड दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन कौटिल्य's अर्थशास्त्र बुक, और कौटिल्य की बुक होती थी अर्थशास्त्र, उनमें इनको डिस्क्राइब किया गया है, इन 18 डिपार्टमेंट्स के बारे में लिखा गया है। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ दीज तीर्थास, और इन प्रेसिडेंट जो इसका हेड होता था उसको क्या कहा जाता था? महामत्या कहा जाता था। यानी कि अब इसमें से कौन कौन होते थे? जो मंत्री है, प्रिस्ट है, कमांडर है, प्रिंस वर द मोस्ट प्रोमिनेंट तीर्थास। अब क्वेश्चन ये होता है कि कौन कौन से, जैसे मंत्री यानी कि मिनिस्टर, पुरोहित प्रिस्ट, ओके, और युवराज कमांडर सेनापति, और युवराज, ये क्या है? मोस्ट प्रोमिनेंट यानी कि इंपॉर्टेंट तीर्थास हुआ करते थे। अंडरस्टूड? तो हम लोगों को समझ में आया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हमें क्या लिखना है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हमें लिखना है कि 18 डिपार्टमेंट्स वर कॉल्ड तीर्था। 18 डिपार्टमेंट्स को क्या कहा जाता था? तीर्था कहा जाता था। और इनका डिस्क्रिप्शन किसमें किया गया है? एंड हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन कौटिल्य's अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक बुक है उनकी, अर्थशास्त्र में इसको डिस्क्राइब किया गया है। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ दीज तीर्था वाज कॉल्ड महामत्या। और जो प्रेसिडेंट होता था इन तीर्था के, एक डिपार्टमेंट का जो प्रेसिडेंट होता था, हेड होता था, उसको महामत्या कहते थे। कुछ प्रोमिनेंट तीर्था कौन कौन थे? मंत्री मिनिस्टर, प्रिस्ट पुजारी, सेनापति कमांडर, युवराज प्रिंस। दीज वर सम प्रोमिनेंट महामत्यास। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ 2 वर्ड्स हैं हमारे कि कुछ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, समाहर्ता एंड सन्निधाता। समाहर्ता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले कि हु वाज द समाहर्ता। समाहर्ता, हु वाज समाहर्ता? समाहर्ता वाज द नेम ऑफ पोस्ट। जैसे अभी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, उनका काम क्या होता है कि भाई जो टैक्स है उनको कलेक्ट करना, ठीक है, और जो पूरे ईयर का बजट प्रिपेयर करना, एनुअल बजट प्रिपेयर करना, और इनकम और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड रखना। तो इसी तरह इनका काम भी क्या था? फाइनेंस मिनिस्टर की तरह ही था। तो क्या लिखेंगे? देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो समाहर्तास होते थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी? देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी was to collect रेवेन्यू। इनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो होती थी कि वो कलेक्ट करे रेवेन्यू को, एंड कीप रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कीप रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चे, यानी कि जो आय हुई है और जो खर्च हुए हैं उनका क्या रखना है? रिकॉर्ड रखना है। एंड प्रिपेयर एनुअल बजट। प्रिपेयर एनुअल बजट। तो ये 3 काम होते थे समाहर्तास के, जो फाइनेंस मिनिस्टर के होते हैं। तो हमें इन तीनों पॉइंट्स को माइंड में रखना है कि पहले इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी? देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू। ओके, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट रेवेन्यू। उसके बाद में लिखेंगे कीप रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। थर्ड उनकी क्या होती थी? एंड प्रिपेयर एनुअल बजट। तो इस तरीके से हमें ये लर्न करना है कि समाहर्तास, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय समाहर्तास, या व्हाट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ समाहर्ता की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी? तो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू, ठीक है, कीप रिकॉर्ड्स ऑफ, और रिकॉर्ड्स किसके रखते थे? ये रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड प्रिपेयर एनुअल बजट, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं सन्निधातास। सन्निधातास का क्या वर्क होता था? सन्निधातास
धातास, इसको इंग्लिश में कहेंगे ट्रेजरर। ट्रेजरर यानी कि कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष का मतलब हो गया जो कि बिल्डिंग्स वगैरह बनवाते हैं ग्रैनरीज के लिए। ग्रैनरी का मतलब हो गया कि ग्रैनरीज वो होती हैं जिसके अंदर हम भंडार, जिसको हम स्टोर हाउस कहते हैं, कि बिल्डिंग्स बनवाना कि उसमें जितने भी गेहूं वगैरह हो रहे हैं या जितनी भी फसल हो रही है तो उसको स्टोर करके रखना। तो क्या लिखेंगे, these were responsible for building, ये बिल्डिंग बनवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। बिल्डिंग ट्रेजरीज का मतलब होता है कोष। कोष का मतलब होता है खजाना, यानी कि जिसके अंदर खजाना रखा जाता है, पैसा रखा जाता है, या जो हमारे अन्न हो गए ग्रैनरीज एंड ग्रैनरीज का मतलब हो गया कि जिसके अंदर हम लोग अनाज वगैरह रखते हैं, स्टोर हाउस। तो स्टोर हाउस जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। तो व्हाट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सन्निधाता? सन्निधाता का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी? दीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग ट्रेजरीज एंड ग्रैनरीज, यानी कि ग्रैनरीज जिसमें कि अनाज वगैरह रखते हैं एंड ट्रेजरीज जिसमें खजाना वगैरह रखते हैं, तो उनकी बिल्डिंग बनाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते थे। तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या पढ़ा? 18 डिपार्टमेंट्स पढ़े। 18 डिपार्टमेंट्स को क्या कहा गया? तीर्थास कहा गया। किसमें कहा गया है? और इनका डिस्क्रिप्शन हमें किसमें मिलता है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र में। और जो प्रेसिडेंट होते हैं तीर्थास के, उनको क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? महामत्या। और कुछ प्रोमिनेंट महामत्यास के नाम क्या थे? मिनिस्टर, ओके, प्रिंस एंड कमांडर। ये जो 4 हैं ये कुछ प्रोमिनेंट महामत्या थे। उसके बाद में हमने पढ़ा समाहर्ता। समाहर्ता किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या उनकी पोस्ट का क्या काम होता है? समाहर्ता वॉज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट रेवेन्यू। इनका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो टैक्स कलेक्ट करने का होता था। एंड वो रिकॉर्ड्स रखते थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, कि इनकम और जो खर्चे हो रहे हैं, यानी कि आय और खर्च के रिकॉर्ड्स रखते थे। और जो थर्ड वर्क था इनका समाहर्तास का, समाहर्तास का जो थर्ड वर्क था वो था एनुअल बजट तैयार करना। तो इस तरीके से समाहर्ता के कितने वर्क हो गए? 3 हो गए। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी क्या होती थी? रेवेन्यू कलेक्ट करना। और सेकंड वर्क उनका क्या होता था? कीप रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। थर्ड वर्क उनका क्या होता था? कि एनुअल बजट प्रिपेयर करना। उसके बाद में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में एक पोस्ट पढ़ी, सन्निधातास। सन्निधातास का क्या काम होता था? ये ट्रेजरर कहलाते थे। These were responsible for building treasuries and granaries। हमें सिर्फ इतना लिखना है कि ग्रैनरीज और ट्रेजरीज बिल्डिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होते थे, ये इनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी। अब हम पढ़ेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या लिखना है? 18 डिपार्टमेंट्स के बारे में, समाहर्ता एंड सन्निधातास के बारे में। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में जिस तरीके से हमारे यहाँ पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लाइकवाइज उसी तरीके से मौर्य पीरियड में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता था। अबाउट दिस एडमिनिस्ट्रेशन वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye bye, take care. If you have any queries about SST, then you can contact on this number 8559877989। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू।